हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देविक कुमार सर। मैं अपने शो में इनको वेलकम कहता हूं। नमस्कार सर, वेलकम। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं। देविक भाई, आज आपसे हम टोटल 5 टॉपिक हैं, उनके ऊपर आपकी राय जानेंगे। थोड़ा थोड़ा बता दूं ताकि हमारे जो देखने वाले हैं, उनको पता चल जाए कि आज की वीडियो के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो हम जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा की अपडेट क्या है। उसके बाद में मोदी जी की जो आज होने वाली स्पीच है, उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। उसके बाद में मोदी जी का जो विजिट है अपकमिंग यूएई का, उसके ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ कश्मीर जो है, उसमें $14 बिलियन का जो बजट पेश किया गया है, वो डिस्कस होगा। और एंड में आपसे जानेंगे कि आगरा का जो ताजमहल है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी आप दीजिएगा। और उसके साथ साथ जो शाहजहां का जो एक बरसी या उर्स मनाया जाता था, उसके खिलाफ भी कुछ लोग जो हैं वो हाई कोर्ट के अंदर गए हैं। ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा। इसकी अपडेट दीजिएगा और बताइएगा कि ये जो राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इलेक्शन से पहले, आया ये कोई इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के जो होने वाले इलेक्शन है, या ये खाली कारतूस चलेगा? सर देखें, जो पहला जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, जो साउथ से नॉर्थ थी, उसमें इन्होंने 3 स्टेट गवा दिए जहां पर इनकी सरकारें थी। वहां 3 स्टेट्स में बीजेपी आ गई। जी। अब ये इनकी दूसरी यात्रा है, जो ईस्ट वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट है, कि वेस्ट टू ईस्ट है। जी। अब ये यात्रा सर आसाम से शुरू हुई। आसाम बीजेपी का था स्टेट। हम्म। तो वहां पर तो बड़े ड्रामे किए कि बीजेपी वाले हमें तंग कर रहे हैं, अथॉरिटीज हमें तंग कर रही हैं, यात्रा नहीं निकालने दे रही, हमें मंदिरों में हम्म। नहीं जाने दे रही, हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कुदरतन देखें ऊपर वाले का कि उसमें से आधी बातें सच हो गई, लेकिन वो सच हुई वेस्ट बंगाल में। हम्म। आसाम से जैसे ही वेस्ट बंगाल में घुसे, इनकी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारे गए, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। हम्म। पुलिस ने इनको काफी जगहों पे जाने नहीं दिया। पुलिस ने इनको काफी लोगों से मिलने नहीं दिया, और इनकी रैली की साइज छोटे से छोटी करते गए। अब हम्म। सबसे हैरानी की बात यह है कि वेस्ट बंगाल ममता दीदी का, और हम्म। ममता दीदी इंडिया अलायंस की मेंबर है। इनकी इत्तेहादी हैं। इनकी इत्तेहादी है। हम्म। अब ये बात समझ नहीं वहां। अब बिहार चले, वेस्ट बंगाल के साथ ही आगे बिहार अगर हम चाहें, तो बिहार में हमें एक और नई चीज नजर आती है। वो हम्म। हमें नजर आती है कि भाई, जो बिहार का सीएम था नीतीश, ठीक है, उसकी पार्टी और वो खुद इंडिया अलायंस के मेंबर थे, पर उन्होंने तो अलायंस ही छोड़ दिया। हम्म। और नीतीश ने तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा। 9वीं दफा चीफ मिनिस्टर का वो उसने लिया है। 9वीं दफा अच्छा। चीफ मिनिस्टर की ओथ ली है। वाह। हाँ, बड़ी बात है। वो पलटू राम है ना, चीफ अच्छा, जो भी मिनिस्टर। पार्टी हाँ। हाँ। जिधर भी झुकाव होता है, उधर ही अपना वजन भी उधर ही डाल देते हैं। अरे सर, पलटू राम नंबर 1 है ये। उसके बाद अगर आप झारखंड देखें, तो झारखंड का हम्म। चीफ मिनिस्टर को हटा दिया। हम्म। अब वो भी इनकी इंडियन अलायंस के मेंबर थे। अच्छा, हम्म। उनको चीफ मिनिस्टर को हटाया, वहां पर सरकार नहीं गिरी। चीफ मिनिस्टर को हटाया, किसने हटाया? ईडी ने हटाया, करप्शन केसेस में गिरफ्तार। अच्छा। हम्म। यूपी में आए, मायावती ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई मैं तो तुम्हारा इंडिया अलायंस वगैरह नहीं ज्वाइन करने वाली। हम्म। ठीक है। लेकिन अखिलेश ने कह दिया कि भाई हमें तो दावत ही नहीं दी भारत जोड़ो यात्रा की, हमें तो बुलाया ही नहीं गया कि आओ अच्छा। आप अलायंस ज्वाइन करो, रैली ज्वाइन करो। ठीक है। और साथ में बोलता है कि हम कांग्रेस को 10 या 12 सीटें देंगे पूरे यूपी में चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। तो ये इनके अलायंस के अंदर के मसला है। और ये मसले क्यों आपस है? में नहीं बन रही किसी की। बिल्कुल भी। हम्म। आगे चले जाएं पंजाब। पंजाब की आम आदमी पार्टी है, वो भी इंडियन अलायंस की मेंबर है। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन है, वो आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। अच्छा। हाँ। उसमें को हम एक भी सीट, मतलब ये ऐसा नहीं कि हम सीटें कांग्रेस को दे देंगे कि इन सीटों पे कांग्रेस लड़ ले, इन सीटों पे हम लड़ लें। यानी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही वहां पे। नहीं हो रही पंजाब में। उन्होंने तो हम्म। साफ मना कर दिया। दिल्ली में भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। वो तो नटवरा लाल है, उसका तो नाम ही नटवर लाल है। तो उधर भी नहीं होनी।
अगर साउथ में चले जाएं तो साउथ में भी कोई इनको सीट एडजस्टमेंट पे कोई भी बात नहीं मान रहा। ये कैसा अलायंस है सर? ये कैसी यात्रा निकाल रहा है और अपने आप को एक्सपोज करता है। आज एक वीडियो आई है, उस वीडियो में अपने शायद कुत्ते को ये बिस्किट खिला रहा था, कुत्ते ने नहीं खाया बिस्किट, ठीक है, दूसरी तरफ बिस्किट उठाया अपने पार्टी वर्कर को दे दिया। अब ये कोई तरीका होता है? और मैं आपको दिखा बुरी भी बात दूंगा है। लोगों, अरे सर हेमंता के साथ भी किया था, हेमंता ने भी एक दफा बताई थी ये कहानी, लेकिन वो बहुत पुरानी है, ये तो आज की वीडियो है। मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि पता चले लोगों को ये चीज है बड़ी मस्त। पहले कुत्ते को खिला रहा था, उसने नहीं खाया तो उसको दे दिया। यार ये क्या चीज है ये राहुल गांधी जी भी। ये सर लोगों को अपना नौकर समझते हैं। पारिवारिक पार्टी है ना, जी परिवार की पार्टी में हमेशा यही होता है, चाहे कि दुनिया में कहीं पे भी हो, पारिवारिक जी पार्टी, वो जी चाहे पार्टी आपकी इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, दुनिया के किसी जी और कोने में हो, ठीक है, जी किसी और कॉन्टिनेंट में हो, जहां पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खेली जाएगी, वहां पर जो डायनेस्टी होती है वो बाकी सबको अपना नौकर ही समझती है। जी इंडिया जुनेद भाई एयरलाइंस में, वेलकम। कम जी। थैंक यू जी, आप आ गए, मेहरबानी आपकी, आपका रहमो करम हम पे बना रहे। तो सर आप देखें इंडिया जी जी एयरलाइंस में 26 पार्टियां हैं, 26 की 26 पार्टियां जो हैं सारी की सारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अब क्या हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे को लगता है ये हिमाचल भी गवाएगा, कर्नाटका भी, क्योंकि उसके ऊपर भी हमारा तो जो आ, हमारा जो जजमेंट वही यही कहता है कि 5 साल ना हिमाचल पूरा करेगी ना 5 साल कर्नाटका पूरा करेगी कांग्रेस की गवर्नमेंट। और तेलंगाना में तो बैठा ही बीजेपी का आदमी है, तेलंगाना का चीफ बिल्कुल मिनिस्टर जो है, ठीक है, वो तो है ही बीजेपी का आदमी, तो उसके सही। तेलंगाना की फिलहाल तो कोई इतनी टेंशन है नहीं। जुनेद भाई आप क्या कहेंगे? हम डिस्कस कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहली हुई थी तो 3 स्टेट जो हैं वो कांग्रेस के हाथ से चली गई थी। अभी फिर ये दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और आगे इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या आपको नजर आ रहा है कि आगे क्या बनेगा फिर? मुजफ्फर जी, मैं आपकी जानकारी के लिए और व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, तो उस जी वक्त मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ में था। जी नांदेड़ सिखों का बहुत पवित्र स्थान है, हुजूर साहब नांदेड़, और करीब 1.5-2 साल में उधर रहा हूँ। तो उधर से निकल रही थी, तो वासिम डिस्ट्रिक्ट के आसपास उस दिन मैं ट्रेवल कर रहा था। महाराष्ट्र का इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट आता है, विदर्भ में आता है। तो वो जो ट्रैवल उनका जो निकल रहा था काफिला, मैं वो देखा मैंने फिजिकली, और वो बहुत अच्छा पीआर था उनका। मैंने देखा उसमें योगेंद्र, वो जो यादव हैं, जो जी आंदोलन जीवी में गिने जाते हैं, उनको देखा। फिर ढोली ढपली गैंग देखी मैंने, ठीक है ना, मतलब, और उनसे मैंने बात करने की कोशिश की। उनके लॉजिक सर पैर से बाहर थे, ठीक है ना। वो तख्ती उख्ती सब लेके आते, और उन तख्तियों के साथ मैंने भी फोटो खिंचवाई कि मैं भी थोड़ा बेवकूफ दिखूं, कैसा दिखता हूँ। ठीक है, तो देवेक भाई नोट करें पॉइंट। हाँ, मैंने नोट कर हाँ, लिया है। मैंने ऐसे कॉमेडी में बोला था कि मैडम, ये जो यूक्रेन वॉर हो रहा है उसमें आप ढोलक ढपली नहीं भेजेंगे, यूक्रेन को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वो गुस्सा हो गई मैडम कि ये क्या मजाक कर रहा है। ये कौन सी मैडम थी? ये मैडम ऐसे मुंबई से आई थी, रेंडम जी मैडम थी, कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं थी। एक तो अच्छा तूने भी बोला आंदोलन जीवी था यादव करके, इंडिया में कोई एक आंदोलन जीवी है? लाखों तो आंदोलन जीवी है आंदोलन इंडिया में जीवी सर। योगेंद्र यादव था। इंडिया में ये बहुत अच्छा कैरियर है, आप आंदोलन जीवी, आंदोलन जीवी बन जाओ, आपको दुनिया भर से एनजीओ की फंडिंग्स होंगी, आपको इंटरव्यूज और टीवी चैनल से बुलाया जाएगा, मतलब आंदोलन जीवी इज अ प्रॉपर कैरियर इन इंडिया। बड़ा काम, बस उसके लिए आपको ढीठ होना पड़ता है क्योंकि गालियां खाओगे अब, सीधी सी बात है। अगर आप ढीठ हो तो कभी आप ठंड आंदोलन जीवी बनो। कभी ठंड में ठंडे पानी से नहलाते, गर्म में गर्म पानी से नहलाते। ये वही बात है, अच्छा, बहुत ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है कम पानी आता है। बिल्कुल। बिलावल भुट्टो से कनेक्शन मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल, एक जरदारी सब पे भारी। हमने कहा ना गांधी और भुट्टो खानदान के बीच में सिमिलैरिटीज उस दिन हमने डिस्कस की थी ना, ये जी वो सिमिलैरिटीज हैं, बहुत है।
तो वही है, मतलब उस वक्त लोगों को लगता था कि इसमें बहुत बड़ा काम करते हैं, जबकि वो पूरा पीआर एक्टिविटी था और लोगों को कैसे मोबिलाइज नहीं, एक किया। एक बहुत बड़ा काम भी तो किया था। इसकी जो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी उसके अंदर, अच्छा पहली थी तो बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पे थी, हम्म, बॉलीवुड और टीवी स्टार्स और सेलिब्रिटीज पता नहीं कौन कौन और रिटायर्ड आर्मी के लोग और फला ढमका। उस एक चीज से पता है क्या हुआ, सारी एजेंसियों ने नोट कर लिया भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन आ रहा है। हम्म, पता चल गया ये आर्म्स लॉबी वाले, ये आंदोलन जीवी वाले, ये सोरोस वाले हैं, ये चाइना वाले हैं, ये फला मीडिया वाले हैं। वो पूरा नोट हो गया एजेंसियों ने। मैं लिख के देता हूँ, एजेंसी अभी भी उनके ऊपर काम कर रही है। ये धमाका फटेगा किसी दिन। सही। तो जुनेद भाई, इसका रिजल्ट रिजल्ट आपका पूछा था कि इसका इम्पैक्ट इफेक्ट क्या होगा इलेक्शन पे? इसका जवाब आपके अगले सवाल के बाद दूंगा मैं। अच्छा, चलें। अगला सवाल फिर मोदी जी की स्पीच के बारे में कर लें, इसको अभी हम यहाँ पर रोकते हैं। मोदी जी की जो आज स्पीच हुई है, मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन था, मैं देख नहीं सका, ना ही सुन सका। तो जरा दिव्य भाई उसकी डिटेल बताइएगा, क्या उन्होंने आज अपने बयान के अंदर, खिताब के अंदर वो अहम बातें बताई? सर ये एक हर साल मोशन ऑफ थैंक्स की स्पीच कहलाती है। मोशन ऑफ हम्म, थैंक्स जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है, और हम्म, ये हर साल दिया जाता है बजट के बाद। बजट आने के बाद ये दिया जाता है, तो हर साल होती है पार्लियामेंट में। मोदी जी आ जाए तो स्टार्टिंग में तो पहला आधा घंटा आप देखेंगे तो उसमें तो बहुत गुस्से में थे। अच्छा। मतलब वो क्लिप्स भी अब तो यूट्यूब पे आ गई हैं, वायरल हो गई हैं, न्यूज चैनल वालों ने डाली हैं। चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे वो ये जातिवाद और ये बांटने का ज़बानों के ऊपर, नॉर्थ साउथ डिवाइड, टुकड़े टुकड़े करने वाली जो बातें होती हैं उस पे तो ठीक ठाक सुनाई है। उसके हम्म, बाद फिर मूड हल्का इस तरह हुआ, जो ट्रांजिशन हुआ है ना, उस ट्रांजिशन में फिर राहुल गांधी की ली गई है प्रॉपर अच्छा। तरीके से। हम्म, हाँ, कि एक प्रोडक्ट जिसको बार बार लॉन्च किया जाता है। आज कल के ये लोग ताजा ताजा बाइक बनाना सीखे हैं, मैकेनिक बने हैं, ऐसे करके है ना, इशारे इशारों में राहुल गांधी की तो बहुत मारी है। मतलब इतनी मारी है। हम्म, उसके बिल्कुल बाद फिर वो सारा अच्छे मूड में वो आखिर तक चलता गया, और सारा वो मतलब अपनी सारी अचीवमेंट्स जो हम्म, पिछले साल में हुआ और पिछले 9 साल में जो हुआ, ठीक है, उन सबको काउंट किया और अपने एक विजन के आने वाले साल में हम क्या करेंगे रिलेटेड टू बजट वगैरह, तो वो हम्म, चीज़ है। पर उसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं है। अगर आप बाकी मोशन ऑफ थैंक्स की स्पीचेस देखेंगे तो उसके अंदर आने वाले साल की ज़्यादा बात होती है। इस साल हम्म, थोड़ी कम बात की गई है क्योंकि इंटरिम बजट है, कंप्लीट बजट नहीं है। कंप्लीट सही। जून में आएगा और बीजेपी ही लेके आएगी। अब बात रही आपके पिछले सवाल में जो आपने एक चीज़ पूछी थी। जी। मोदी जी ने स्पीच में बोला है पार्लियामेंट फ्लोर पे खड़े होके, जब मोदी जी ने बोल दिया तो फिर हम जैसों की क्या औकात। मोदी जी ने खुद ने कह सही। दिया अब की बार 405 पार। अच्छा। 400 पार नहीं, 405 पार, क्योंकि राजीव गांधी का रिकॉर्ड है कि राजीव गांधी सबसे ज्यादा मेजोरिटी लेके आया था। 404 सीटें जीती थी कांग्रेस, अब अकेली रिकॉर्ड कांग्रेस। तोड़ेगी। अब जाहिर सी बात है बीजेपी को तोड़ना है उधर। देखें, हम्म, तीसरा टर्म हम्म, जवाहरलाल नेहरू ने 3 टर्म, इंदिरा गांधी 3 टर्म, तो जाहिर सी बात है मोदी भी 3 टर्म तो रहेंगे कम से कम। हम्म, उनकी गलतियों को सुधारना, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक गलतियां हों, मिलिटरी गलतियां हों, डिप्लोमेटिक गलतियां हम्म, हों, चाहे वो किसी भी हम्म, किस्म की हो। तो जाहिर सी बात है अपने आप को मतलब एक हिस्ट्री में नाम छोड़ के जाना है तो आपको उतना कुछ करना तो पड़ेगा ना। वो रिकॉर्ड भी तोड़ना है ना। फिर 404 सीटें थी कांग्रेस की, मोदी जी ने बोला 405 पार। हम्म। तब मोदी जी ने जब दे, खुद कह दिया ना तो फिर हमारे कहने की कोई औकात नहीं है। बिल्कुल, हम तो जो पहले हम बातें करते रहे, इसके ऊपर हमारी बातचीत होती रही। आपने भी ये बोला था कि 350 से 350 सीट्स होंगी, आपने भी ये बोला था। लेकिन अब जिस तरीके से मोदी जी कॉन्फिडेंट हैं और बड़े हाँ इत्तेमाद हैं कि वो 400 से सर, ऊपर मेरा वो सीटें लेके। मेरा ये था कि भाई एनडीए की, मतलब हम्म, बीजेपी और उनके जितने भी अलायंस के मेंबर हैं, ये सब मिल मिलाकर कोई 370 के आसपास आएंगे। अब हम्म, जब मोदी जी ने बोल दिया तो फिर हमारे एनालिसिस गए डस्टबिन में। ठीक है हमारी अब कोई औकात बची नहीं। और बात रही सही। एक परिवारवाद के बाद, हम परिवारवाद की बात कर रहे थे, वो भी आज पार्लियामेंट में बात की। मोदी जी हम्म, ने बड़ा क्लियरली समझाया परिवारवाद होता क्या है। उन्होंने बोला एक खानदान के 10 लोग पॉलिटिक्स में आ जाएं वो मसला नहीं है।
लेकिन उन 10 के 10 लोग टॉप पोजीशन पे रहेंगे, मेरिट पे नहीं आएंगे, नीचे से कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टी के सारे फैसले एक ही परिवार लेगा, पार्टी इधर हो उधर हो या रुक जाए, वो पार्टी का जो परिवार है वो परिवार ऊपर का ऊपर ही रहेगा। बोलते हैं वो परिवारवाद है कि जैसे यूके में अपनी डिग्रियां कंप्लीट करके 1-2.5 साल कंपनी चलाने के बाद फिर एक इंडिया टुडे लॉन्च करता है एक प्रोडक्ट राहुल गांधी के बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ के किसी गांव में, ठीक है। तो डायरेक्ट पीएम कैंडिडेट, भाई पहले पार्टी वर्कर बनो, वहां से फिर ऊपर आओ, बूथ लेवल पे जाओ, ये करो वो करो, फिर एमएलए जीतो, एमएलए के बाद एमपी जीतो, एमपी के बाद फिर आप बैठ के कहीं मिनिस्टर आता है, मिनिस्टर के बाद जाके कहीं वो आती है पीएमशिप। अब इसमें मैं एक लोगों को एक और एग्जांपल भी देता हूँ, और मोदी जी ने कहा भी कि ये जो राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठे ना, इनकी पार्टी नहीं है, और उन्होंने नाम लेके बोला, बराबर में ही बैठे थे। अब क्या है कि राजनाथ सिंह अमित शाह के तो बेटा नहीं है बीजेपी में, राजनाथ सिंह का बेटा है, और एमएलए का टिकट भी दिया था 2019 में, मेरे 19 नहीं 17 में दिया था यूपी के इलेक्शन में, यूपी में। तो वो अमित शाह का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो अमित शाह ने पूरा क्लैरिफाई किया, फिर मैंने भी जाके ऑनलाइन पढ़ा उसको। अमित शाह ने कहा कि इनका बेटा पार्टी वर्कर की तरह ज्वाइन हुआ था पार्टी में। आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, ये बूथ लेवल पे, फिर बूथ से डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो जिला लेवल, जिला से ये आया डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला या पंचायत क्या होता है जो भी होता है, उससे ऊपर आया तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से फिर ये सेंट्रल लेवल पे आया। इतने आसानी से हमने, राजनाथ सिंह का बेटा है तो भी हमने इतने आसानी से कोई टिकट नहीं दे दिया। अब पता नहीं उसने 14 साल के 16 साल पार्टी में गुजारे, उसके बाद जाके उसको एमएलए का टिकट दिया, एमएलए का, यूपी का, मिनिस्टर भी नहीं, एमएलए। एक होता ना एमएलए, चलो जीत गया, वो तो जीत गया, अभी योगी जी के साथ ही बैठता है यूपी की पार्लियामेंट में, पर मिनिस्ट्री नहीं मिली है। काबिलियत पे, मेरिट पे जो आगे बढ़ता जाए। एक और एग्जांपल देता हूँ, उड़ीसा पे हमारे बहुत लोग उड़ीसा से देखते हैं, बीजू पटनायक की बात करते हैं। बीजू पटनायक का बाप भी था पॉलिटिक्स में, पर उसने क्या किया, वो जीरो से उठा, जीरो से उठ के आज चीफ मिनिस्टर बना है, मेरिट पे है। ऐसा नहीं है कि बाप मर गया तो अगली टर्म में बेटा चीफ मिनिस्टर बना बैठा है। उसने बहुत, पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। हाँ, पाकिस्तान में, इंडिया में भी यही होता आया है सर, पिछले 10 साल में चीजें बदली हैं जब बीजेपी पावर में आई है। मैंने कहा ना 26 पार्टियां, आप अंदाजा लगा लें, 26 की 26 पार्टियां ऐसी की ऐसी हैं इंडिया अलायंस की, जो बड़ी पार्टी हैं। और आप एनडीए का अलायंस देखें, एनडीए का जो अलायंस है वो कोई इतनी बड़ी पार्टियां नहीं, अगर कंपेयर करें आप इंडिया अलायंस से, इंडिया अलायंस की पार्टियां हिस्टोरिकली पुरानी भी हैं और बड़ी भी हैं। एनडीए में इतनी बड़ी नहीं है पार्टियां, और हिस्टोरिकली इतनी पुरानी भी नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल। जुनेद भाई, आप इसके ऊपर कोई बात करेंगे, मोदी जी की स्पीच के ऊपर? देखिए, मोदी जी चाहे तो राहुल गांधी लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको इसरो में ले जाना पड़ेगा, और इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड है उनका कभी भी लॉन्च अनसक्सेसफुल नहीं रहा है, हर लॉन्च उनका। हमें पता है कि कांग्रेस के कुछ लोग हमें आके प्यार बरसा रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर देम। और थोड़ा सा अच्छे से प्यार करें, हमें अच्छे से ट्रोल करें, हमें भी मजा आए। क्या ये मतलब 1-2 कमेंट तो मजा नहीं आता, करे थोड़ा सा कमेंट की इंटेंसिटी बढ़ाए थोड़ा सा। दूसरी बात, मैं तो पहले से भी बोलते आया हूँ दिव्य जी को कि राहुल गांधी मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, और लेवल की इंस्पिरेशन राहुल गांधी से मुझे मिलती मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं जब भी लाइफ में मतलब समझ लगता, दिल कभी टूटता, कभी बुरा लगता, कभी डीमोटिवेट होता हूँ, तो मैं राहुल गांधी का वो इंटरव्यू उठा लेता हूँ 2014 वाला अर्नब गोस्वामी के चैनल पे, और वो इंटरव्यू देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि ऐसा आदमी ऐसी ब्लंडर करने के बाद भी खुद को प्राइम मिनिस्टर का सोच सकता है, तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो राहुल गांधी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, नो डाउट। ठीक है ना? आपने लास्ट इंटरव्यू में भी आपने जिक्र किया था, और इंटरव्यू में नहीं बोला था सर, उस वक्त रिकॉर्डिंग ऑफ थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ थी, तो ये जरूर मुझे लिंक भेजिएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ। और मैं भी बाज दफा ऐसे होता हूँ, डिप्रेशन का शिकार होता हूँ, तो मैं भी देख के थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करूंगा। आप चाहे तो कांपे टांगने वाली वीडियो देख ले, आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपको लोकल मोटिवेशन मिलेगा। आप कहाँ इंटरनेशनल मोटिवेशन करके
पढ़े, आपको लोकल इतना बढ़िया सिंध का मोटिवेशनल स्पीकर मिल रहा है, ठीक है। अब तो आपको इंडिया की वो तो पॉलिटिक्स का काफी एक अंदाजा हो गया, तो आपको पता चलेगा वो इंटरव्यू देखने के बाद कि उसने क्या क्या भंड मारे हैं। और सर मैं एक्चुअली जो आप वही कांग्रेस किया के था। बारे में जब बात करते हैं ना, तो मुझे वो सारी चीजें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर नजर आती हैं। कोई चीज उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नजर आती है, कोई चीज उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नजर आती है, और कोई चीज उनकी तहरीक इंसाफ में नजर आती है। यानी कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के गिर्द ही उनकी सियासत सारी घूम घूम रही कांग्रेस की। पर कांग्रेस की करप्शन आपको तीनों पार्टियों में नजर आती होगी। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको लिंक अच्छा, मैंने आप कुछ भेज दिया दिखाना चाह इंटरव्यू रहे का, थे? अच्छा, इंटरव्यू का आपने लिंक भेज भेज दिया दिया लिंक। आपको व्हाट्सएप में। जी, चले अब हम आते हैं मोदी जी का जो विजिट है अपकमिंग यूएई का। अ, मैं अब इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी डिटेल बताइएगा। वहां पर जो है वो राम मंदिर की भी इफ्तिताह हो रहा है अबू धाबी में। उसके साथ साथ और भी कुछ डेवलपमेंट है, उसके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिएगा। बस सर मोदी जी 3 दिन के लिए मेरे ख्याल से जा रहे हैं। हम्म, 2.5 दिन होगा, बेसिकली 2.5 दिन। जी। उसमें उधर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है, तो वहां पर मोदी जी स्पीकर होंगे दूसरी दफा। जब से जी। समिट हो रही है तो दूसरी दफा मोदी जी दूसरी दफा बुलाए जाएंगे। हम्म, ज्यादा इतनी कोई समिट की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम्म, और वर्ल्ड गवर्नमेंट फंड में दूसरी दफा मोदी जी आएंगे, और उसके बाद एक अल्हान मोदी करके एक इवेंट हो रहा है अबू धाबी के सबसे बड़े स्टेडियम में। हम्म, जो अलान है अरबी में, उसका मतलब है एलिक्वेंट या गुड वॉइस, ठीक है। हम्म, तो ये अल्हान मोदी करके पूरा इवेंट है, जहाँ पर हजारों लोग आएंगे, आपके हम्म, सारे इमारात के साथों, वहां जिन जिन जिनको भी टिकट मिलेगा वो सही। सब उधर पहुंचेंगे। और उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे मंदिर की ओपनिंग है, मतलब कमिंग ट्यूसडे को, 14 तारीख को। अपने बारे में भी बता दें अगर आप मुनासिब समझते हैं तो। नहीं, हमारा छुपा ही रहे तो बेहतर है। चले ठीक है। हाँ, और क्या बता रहे थे आप मंदिर की ओपनिंग के बारे में? ये मंदिर की ओपनिंग है। मैंने अभी काफी वीडियोस देखी, क्योंकि इंडिया के न्यूज हम्म, चैनल्स वाले भी काफी पहुंचे हुए हैं, और कुछ जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो दुबई पहुंचे थे मंदिर को कवर करने। मैं सर मंदिर को हम्म, देख के, मैं एक बार है ना, वो कहते हैं ना, वो शब्द नहीं मिल रहा, मतलब अच्छा। ऐसा मन मन वो हो गया ना। मैं क्या कहते हैं हम्म, जुनेद, हिंदी वाले, बता ना, शब्द मन बता। टूट गया। अबे मन टूट नहीं गया, मन मोहित, है- मन मोहित हो हैरत गया मैं। हैरत ज्यादा रह गए। हाँ, मैं हैरत और ज्यादा भी छोटा है, मतलब होशो हवास नहीं रहा, इतना हम्म, खूबसूरत मंदिर सर। और सिर्फ सर, मंदिर नहीं, आपको उस अपना मंदिर दिल की टूटना चाहिए। कब देखा आपने मंदिर? क्या मैंने जी। मैंने तो यूट्यूब की वीडियोस पे देखा, मैंने अभी अच्छा, तक जाके यूट्यूब की फिजिकली नहीं अच्छा, देखा। वैसे वैसे फिजिकली विजिट नहीं किया आपने? पर डिटेल्ड वीडियोस है, क्योंकि इंडिया से हम्म, यूट्यूबर्स वगैरह गए थे कवर करने। तो वो मंदिर के जो बाहर की जो दीवारें हैं, जो बेस है, बेसिकली जो सीढ़ियां हैं, तो जी। उन सीढ़ियों के चारों तरफ मंदिर के जो पूरा वो बेस है, उसके ऊपर सर उसका वो हुई हुई है, स्कल्पटिंग हुई हुई है। हम्म, और उसके अंदर पूरी की पूरी एक जगह रामायण है, फिर हम्म। महाभारत है। और वो जो यूएई के शेख थे, किंग, कौन से शेख थे, मैं नाम भूल गया, जो शुरू शेख शुरू शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान। नहीं 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 नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, शुरू वाले। हम्म, तो उनकी पूरी कहानी भी दिखाई है, उनकी पूरी जिंदगी की हम्म, कहानी भी उसमें दिखाई है। हम्म, और उसके अंदर अमेरिका का भी दिखाया है, और उसके अंदर हम्म, पूरे मिडिल ईस्ट का भी दिखाया है। हम्म, तो मतलब इतनी चीजें हैं ना सर उसके अंदर, मतलब बंदा क्या बोले, मतलब वो देख के मैं, और फिर जब अंदर गए सर, हम्म, एक पिलर उन्होंने दिखाया, वो पूरा हम्म, पिलर था मार्बल का। उस हम्म। पिलर के अंदर हजार ऐसे छोटे छोटे पिलर थे, अच्छा। हजारों छोटे छोटे पिलर, कार्विंग की हुई थी। हम्म, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप देखिएगा सर। मैं मतलब जी। मैं लोगों को भी बता देता हूँ, हम्म, अभिजीत छावड़ा के चैनल पे जाएं, उन्होंने राम मंदिर पे 15 या 16 मिनट की वीडियो बनाई है, तो वो आप देखें। सर बिल्कुल। मैं मतलब क्या बनाया है, और फिर व्हाइट मार्बल। हम्म, आप सोचे व्हाइट मार्बल चमकता कैसा होगा हम्म। डेजर्ट में, वो जब सूरज की रोशनी पड़ती होगी, वो जो मजा है जो ना। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अच्छा बाय द वे, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, तो 14 तक ये कंप्लीट हो जाएगा या उसके ना बाद ना इसकी ना अभी ना, तामीर अरे जारी रहेगी? तामीर तो जारी रहेगी आपका।
जब आपके बेसिकली गर्भगृह और गर्भगृह के आसपास की जब चीजें जब तैयार हो जाती है ना, तो आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, जिसमें आप मूर्तियां उधर रखते हो, ठीक है, जी। स्थापित करते हो। जैसे राम मंदिर में हुआ है, राम मंदिर कौन सा पूरा तैयार हो गया? राम मंदिर मेन गर्भगृह और उसके आसपास के वो एरिया तैयार हुआ है। मंदिर सर कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। इसके अंदर तो एक बड़ा राम भगवान का बाहर भी एक बहुत बड़ा स्टेचू आएगा, मतलब पता नहीं कितना 100 अच्छा। फीट का, तो वो भी बाहर आएगा। तो ये अभी वो तो पूरा तैयार नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली इसके पीछे लॉजिक आप इस तरीके से समझें, अगर सर आप कोई घर बना रहे हैं किसी प्लॉट पे, तो पूरा घर बनने के बाद तो घर में नहीं घुसते ना, बीच में भी घुसते ही है ना, बिल्कुल, जाते रहते हैं बिल्कुल ना। ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। ये आप ये वो समझ लें, बहुत ही आसान लॉजिक समझा दिया मैंने, हुँ। बेसिक सा। जी, जुनैद भाई। सारा कुछ तो बोल दिया इन्होंने, मेरे पास कोई नया बात बोलने को नहीं है। चले अगला अगला सवाल जो है ना, मैं आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सारी बातें जो दिवेक भाई कर लेते हैं, आपके पास कुछ कहने को बचता ही नहीं है। तो अगला सवाल आपसे है कि ये बताएं कि कश्मीर का जो $14 बिलियन का बजट पेश किया गया है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? एक तरफ पाकिस्तान के अंदर अभी हम अब कश्मीर की हालत आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या हालात है, लोग एहतजाज कर रहे हैं वहां पर। महंगाई, बेरोजगारी और डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे इश्यूज चल रहे हैं। और आज कश्मीर डे भी था पाकिस्तान के अंदर। मैंने देखा कि आज मैं रहीम यार खां आया हुआ हूँ, तो मैं सुबह जा रहा था, तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर बहुत सारा हजूम था और लोग वहां पर खड़े नारे लगा रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी परेशान है। तो ये थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या डेवलपमेंट मजीद वहां पर हो रही है बजट के अंदर। देखिए सर, कश्मीर का जो नॉर्थ का जो कश्मीर है उसमें अभी भी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। साउथ हम्म, प्रोजेक्ट में काफी चीजें ठीक हो गई हैं। साउथ प्रोजेक्ट में आज के टाइम में आपको अच्छा रेलवे का नेटवर्क है, अच्छा हाईवे का नेटवर्क बन चुका है, इलेक्ट्रिक का बहुत सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी नॉर्थ कश्मीर में बहुत सारा काम होना बाकी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और लद्दाख में यूनिवर्सिटी बन रही थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो बन के तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। एजुकेशन से रिलेटेड एक दो और इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं, एयरपोर्ट एक दो और निकल के आने वाले हैं। तो एम्स ये है, आईआईएम है, आईआईटीज हैं, ये सब जा रहे हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, सब जा रहे हैं। हाँ, तो इसी के लिए ये जो बजट है, मैंने ऐसे बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली अभी देखा नहीं, अभी मैं थोड़ा बिजी था। जी। लेकिन मुझे जो ग्राउंड का जैसे पता है कि अभी भी नॉर्थ कश्मीर में काफी सारे इलाके हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है। अभी भी नॉर्थ कश्मीर में काफी सारे इलाके हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनकी रेस्क्यू कर रही होती है। और हेलीकॉप्टर जब से। हाँ, और जो जो बर्फबारी जब शुरू होने वाली होती है उससे पहले वहां पे लोकली इस तरह का अरेंजमेंट है कि एडवांस में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनको रेस्क्यू करके एडवांस में 6 महीने 3 महीने पहले ही हम्म, उसको साउथ कश्मीर में ला देते हैं, श्रीनगर या उसके आसपास के किसी इलाके में, ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और बच्चा को कोई प्रॉब्लम ना हो और मदर को। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसको लेके स्पेशल फोकस है, इसको लेके काम हो रहा है। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि रिक्लेमिंग आवर लैंड बैक को लेके होंगी, और उसके लिए काफी सारी चीजें की जा रही हैं, वो जो आपको भी दिखेंगी। जी। जी, देवेक भाई, आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहें? और मैं आपसे जानूँगा, जब मेरी फ़ाइका से बात होती है, वो भी कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है, तो बाज़ दफ़ा वहाँ पर लाइट चली जाती है। तो बाकी हम कभी इंडिया में ऐसे हमने नहीं देखा कि लाइट जाती है। तो वो कश्मीर में लाइट जाने का मसला क्यों होता है ऐसे? वो उसको भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आप पाकिस्तानियों ने तो इंडिया के 2 डैम प्रोजेक्ट रुकवा के रखे हैं कश्मीर वाले। बिजली नहीं बनने गंगा। दे रहे आप लोग। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है बेसिकली, कि अब क्योंकि सर देखे ना, हुँ, वो साहब काम ही नहीं किया है जब 65 साल खानदानों ने, हुँ, ठीक है। तो और असल में प्रोग्राम आप देखे ना, कश्मीर में काम कब से शुरू हुआ? 19 में आया है, 20 में कोविड, 22 में जाके काम होना शुरू हुआ, 22 और 23 2 साल, 24 अभी शुरू में हम बैठे हुए हैं। क्या काम हुआ होगा? 19 में भी अगस्त सही। से दिसंबर तो सारा कर्फ्यू में और उसमें निकल गया था, हुँ, 6 महीने का जो बंद लगा हुआ था, हुँ, ठीक है। और फिर देखिए, जो नॉर्थ वाला है ना, या जो इंडिया में एक पहले जो चीज होती थी कि लास्ट विलेज,
आखिरी गांव। मोदी जी ने अब उसको बदल के कर दिया पहला गांव। तो अच्छा। वो जो पहला गांव तक जो सारी कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड की हो, पाइपलाइनों की हो, ठीक है, तो वो इंटरनेट पहुंचाई जा रही है। इंटरनेट, सारी बेसिक यूटिलिटीज जितनी भी आपकी बेसिक यूटिलिटीज, ये नहीं कि एडवांस, बेसिक की नहीं पहुंच रही उधर, क्योंकि एक तो टेरेन मुश्किल है ना, उस टेरेन पे काम करना बहुत बड़ी बात है। एक काम, अगर मुझे 100 किलोमीटर पाइपलाइन महाराष्ट्र में डालनी है ना, तो शायद 100 दिन में डाल दूंगा। एक बिल फर्ज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वही 100 किलोमीटर मुझे कश्मीर में डालनी है, जो शायद मेरे को 10-11 महीने लग जाए। पहाड़ है ना सारे, मुश्किल काम है उधर करना। जी। इसी तरीके से आपके, चाहे वो आप बिजली के भी आपको टावर तो लगाने, अब पहाड़ों पे आप टावर कैसे लगाएंगे? टावर देखें, शहरों में टावर 4 उसके जो खंबे आते हैं वो सीधे सीधे आ गए। पहाड़ों में तो आपको पहले तो बेस बनाना पड़ेगा, और फिर टावर के 4 पैर अलग अलग साइज के होंगे। एक पैर इतना होगा, एक पैर इतना होगा, 3 पैर ऐसा होगा। इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बहुत अच्छी है, लाइटिंग अप कश्मीर करके है, स्टेरलाइट पावर की, यूट्यूब पे। वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर से तो सामान पहुंचाए गए, टावर पहुंचा देते थे अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड एक कर चीज दूं। में एक मिनट, इतना भी स्लो नहीं चल रहा, शायद हमने कुछ ज्यादा ही ऐसे स्लो स्लो बोल दिया कि काम हो ही नहीं रहा। इतना भी स्लो नहीं है। इंडिया का समझ ले, जो सबसे पहला जो आपका लगता है नॉर्थ साइड में जो सबसे पहला जो गांव है ना, आपका गुरेज, गिलगित में गुरेज, वहां पर बिजली पहुंच चुकी है। परिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, या बांदीपुरा, सॉरी बांदीपुरा में पड़ता है। गिलगित अब वो डिस्ट्रिक्ट पता नहीं कौन सा, गिलगित में है वो, गिलगित का एरिया है। दो गुरेज हैं, एक पाकिस्तान के पास गुरेज है, उनके बाद बंटवारे में वो हो गया कि वो गुरेज शहरी आधा बट गया, तो आधा शहर इधर है, आधा इधर है। तो पाकिस्तान वाले साइड वाले गुरेज में अभी तक बिजली नहीं है। यहाँ पर 24 घंटे बिजली अभी मेरे ख्याल में 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने पहले पहुंची है। सही। अच्छा, इसमें तो काफी आई नो एन एग्जांपल, जिसमें कि कारगिल के आसपास एक प्रोजेक्ट करना, इसमें ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट था, और उसके लिए जो मटेरियल था ना, जो टावर के जो पार्ट जाते हैं स्टील के, बहुत बड़े साइज होते हैं, बल्कि साइज होते हैं, उसको शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्लोट हुआ था, एलओए जो दिया गया था जिस सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोविजन था कि जहां तक आपको मटेरियल ले जाना है, वहां तक के लिए जो भी आपको रोड्स के अरेंजमेंट्स कराने हैं वो आप खुद बनाओगे, और जो भी आप रोड्स बनाओगे, ब्रिजेस बनाओगे, वो कॉस्ट भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तो उन्होंने वहां तक वो जो रोड वो बनाई, वो सस्टेनेबल जो अभी तक चल रही है वो रोड, करीब वो 20-22 साल बनी थी पहले, ठीक है, और वो अभी तक चल रही है, और उसकी वजह से काफी चेंज आ गया उस पूरे इलाके में। आप समझो कि 40-50 किलोमीटर पूरा लंबा बना दिया रोड उन्होंने, और वो जो सक्सेस हुआ था, वो सक्सेस को लेसन लर्न के रूप में लिया गया। और ऐसे क्रिटिकल जो भी लोकेशंस होते हैं भारत में, जब भी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किए जाते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्रिटिकल लोकेशंस में, उसमें ये कंडीशंस रहता है कि मेजर माइनर ब्रिजेस अगर आपको बनाने पड़े, या टेम्पोररी अप्रोच रोड बनाना पड़े, या इवन परमानेंट रोड अप्रोच रोड बनाना पड़े, तो आप बनाओगे, वो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, वो एजेंसी बियर करेगी उसकी कॉस्ट, लेकिन उसको एडवांस में अप्रूवल लेना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको। अभी एक रोड ऐसा बन रहा है जो कश्मीर की इकोनॉमिकली बहुत अच्छी खासी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, जोजिला टनल वाला, जो आपके कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करेगा। बेसिकली अभी जो कश्मीर से लद्दाख अगर आप जाएं तो वो करीब मिनिमम 6, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। ये तब जब बर्फबारी नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, तब जाके इतना टाइम लगता है। ये टनल बन जाएगा तो वो टाइम घट के मेरे ख्याल से कोई 40-45 मिनट, आधा घंटा हो जाएगा। तो उससे बहुत फर्क आ जाएगा। जुनेद भाई, रेलवे का निजाम है कश्मीर के अंदर? हाँ सर, बारामूला तक पहुंच चुका है, मेरी इंफॉर्मेशन सही है, बता रहा हूँ। बारामूला मेरे ख्याल से आप समझ लें 40% कश्मीर, 40% हाँ, कश्मीर तक है, 60% अभी भी उसमें रेल नहीं है। हाँ, और देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना, बिल्कुल। मैं आपको पाकिस्तान के पास बेसिकली अगर समझाऊं कि क्या प्रॉब्लम आती है, लोग बोलते हैं कि रेलवे क्यों इतना फास्ट नहीं आता। रेलवे जो जिस स्पीड पे चल रहा होता है ना, तो रेलवे की जो पटरियां बिछाने के लिए आपको बेड बिछाना पड़ता है, एम्बैंकमेंट ऑफ बेड बोलते हैं। तो उसको बेड के लिए क्या करना पड़ता है, मिट्टी पहले पूरा खोद के आप निकाल लेते हो, और लेयर बाय लेयर मिट्टी का लेयर बिछाते हो, और उसको रोलर के थ्रू रोल करते हो, ताकि जो मिट्टी का जो कॉम्पैक्शन हो, वो एक इफेक्टिव कॉम्पैक्शन मिले। कॉम्पैक्शन आप समझ सकते हो कि जैसे मिट्टी आप काटते हो तो जल्दी कटती नहीं है ना,
उसी को जी कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो एक अच्छा कॉम्पैक्शन मिले ताकि एक स्ट्रेंथ मिले, और कॉम्पैक्शन के बाद से फिर ऊपर से आप बेड जो है बेड के ऊपर से वो क्या बोलते हैं पीवे बनाते हो, जिसमें कि आपका वो जो पत्थर का जो होता है ना उसके बीच में जी रेल लगा के पूरा अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। जी तो सिर्फ आपका सॉइल को जो बेड आपको जो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो बोलते हैं, या अर्थ वर्क जो बोलते हैं उसको, अर्थ वर्क में आपको 4 साल लगता है। अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए, कॉम्पैक्शन चाहिए, तो कॉम्पैक्शन के लिए 4 से 5 साल लग जाता है। मतलब आप वो समझो कि वो कंटिन्यू प्रोसेस है कि 1 फीट मिट्टी भरा और रोलर से रोल किया, फिर 1 फीट मिट्टी भरा और रोल किया। अब दिक्कत क्या है कि ये इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है, आईएस जो कोड होता है, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा कि अचानक एक जगह बहुत ज्यादा अगर आप मिट्टी भर दोगे और आप कितना भी रोलर से रोल लो, बीच में थोड़ी सी हवा जैसी रह जाती है, जी जी तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि उधर ट्रैक थी ही नहीं और आप स्क्रैच से ट्रैक लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने एक बार ट्रैक बिछा दिया तो इलेक्ट्रिफिकेशन कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, आप कर सकते हो उसमें। इलेक्ट्रिफिकेशन में आपको बेसिकली जो फाउंडेशंस रेज करने होते हैं, जिसमें खंभे आप डाले, जिसको मास्ट बोलते हैं, और उसके थ्रू वायर ले जाते हो आप। हाँ, जिसको कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं। सही देविक जी आज शांत है, मेरा इंजीनियरिंग का डोमेन हो गया तो इसलिए सुन रहे हैं। मैं कुछ बोल नहीं रहा, बस तू अपना काम कर, बोलता रहे। जुनेद भाई, सॉरी देविक भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड करना नहीं चाहूंगा। चले, अच्छी बात है। चले हम फिर आगरा की तरफ चलते हैं। आगरा में ताजमहल है, और पाकिस्तानी से जब भी पूछा जाता है कि आप अगर इंडिया के अंदर जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, क्या चीज देखेंगे, तो हम सारे पाकिस्तानी एक ही बात, एक नाम जरूर लेंगे कि हम ताजमहल को जरूर देखेंगे। तो ये अब कुछ खबरें ऐसी मिल रही हैं कि ताजमहल जो है उसके नीचे कोई और चीज निकल आई है, या कुछ और चीज बनी हुई थी पहले, या कुछ चीजों को छुपाया गया है, या ऐसी कुछ कहानियां यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। और साथ में हमें पता चला है कि शाहजहां का जो एक बरसी या उसका जो उर्स मनाया जा रहा था, उसके ऊपर भी हाई कोर्ट के अंदर जो है उसके खिलाफ रिट दायर कर दी गई है। इस खबर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। अच्छा, पहले जुनेद, मैं इसमें शुरू करूं हाँ क्योंकि जी बोल मैं बोल। खुद, ठीक है, और व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गए मैं आगरा में हूँ, और मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहा होता हूँ आसपास के इलाकों में, लेकिन आज तक मैं ताजमहल नहीं गया। ओ, और मेरे मेरे घर क्यों वाले क्यों नहीं गए? हाँ, यही सवाल मेरे घर वाले या रिलेटिव भी पूछते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि है तो कब्र ही ना, क्या जाना। तो मेरा एक हम्म बेसिक सा लॉजिक यही रहता है। तो हम्म इसके अलावा बाकी हाँ, उसमें मतलब जो एविडेंसेस निकल के आ रहे हैं, और हम्म पास्ट में भी काफी लोगों ने इस पे वर्क किया, लिटरेचर वर्क, जिसमें उन्होंने एविडेंस के थ्रू प्रूव किया है कि वहां पे एक मंदिर था, शिव शिव हम्म टेम्पल था। और जिस तरह का उसका नक्काशी था, वो सारा कुछ देख के उन्होंने प्रूव किया पूरा पूरा का पूरा। अगर आप एविडेंस देखोगे तो मेरे लिए कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। अब मेरे लिए जो सबसे प्रॉब्लम की बात है कि जब भारत का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, भारत जैसे कि आप देखोगे कि कोई भी अगर फ्लाइट के वेबसाइट पे जाओ तो भारत को एक इमेज से रिप्रेजेंट करना हो तो ताजमहल दिखाते हैं। हाँ, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखाते हैं। इस तरह से अलग अलग कंट्री को, दुबई के लिए आप दिखा दो कि बुर्ज खलीफा का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ कुछ दिखाते हैं ना अलग अलग कंट्री का। जी तो भारत के लिए ताजमहल दिखाते हैं। और मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि भारत का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ताजमहल से नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। भारत का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एटलीस्ट ताजमहल से तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको सिर्फ अगर ताजमहल लेके ही आना है तो एटलीस्ट सिर्फ ताजमहल से आप नहीं कर सकते। भारत में इतना कुछ है दिखाने को, और आप सिर्फ ताजमहल दिखाते हो, तो वहां पे मेरे लिए प्रॉब्लम है। बाकी क्योंकि मैटर सब जुडियस, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें बोलना कुछ अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो एक आम भारतीय की तहत मैं यही बोलूंगा कि हाँ, कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक है, और उस पर जरूर कोई ना कोई डिसीजन आना चाहिए जल्दी से जल्दी। भाई साहब, अब मैं बोलूं? हो जी गया जी आपका? थैंक यू भाई, मेहरबानी आपकी। बिल्कुल। जुनेद ने काफी कुछ तो कवर कर लिया, बस मैं आपको 2 चीजों पे आपको लेके चलूंगा, रिसेंटली क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है।
जी रिसेंटली बेसिकली जो हुआ है कि नीचे शिव मंदिर है, 22 कमरे हैं, एएसआई की रिपोर्ट, इवन फॉरेन ट्रेवल लॉग्स भी हैं, कुछ फ्रेंच ट्रेवल लॉग, इब्ने बतूता ने लिखा हुआ है, वो मोरक्कन वाला, उसने भी लिखा है, अच्छा ठीक है, तो उसकी भी किताब है, उसने भी उसके अंदर आगरा का उसने जिक्र विक्र किया हुआ कि इधर क्या था क्या नहीं। मेन चीज ये है कि अब मसला ये है कि जिस जमीन पे बना हुआ है ना, वो जमीन जो है वो जयपुर रॉयल फैमिली की है, हम्म, और उनके पास वो 450 350 साल पुराने कागजात पड़े हुए जमीन के। अच्छा और जयपुर रॉयल फैमिली की जो करंट आप कह लें कि जो हेड है, हेयर है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो दिया कुमारी करती हैं, जी जो कि बीजेपी की मेंबर है और करंटली राजस्थान की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। हम्म, और उन्होंने 2022 में पब्लिकली मीडिया पे आके कहा था मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट को जो चाहिए तो उस दिन हम अब ये प्रूव कर सकते हैं कि शाहजहां ने हमारी जमीन पे कब्जा करके ये बनाया है। हम्म, ये अलग करते हैं, अब एक लॉजिक की बात करते हैं। जी एक दफा किसी को आपने दफना दिया तो आप उसको हम्म, खोद के दूसरी जगह पे नहीं दफना सकते, वो गुनाह हराम है। हम्म, ताजमहल को बनने के लिए 22 साल लगे, तो 22 साल मुमताज कहां थी? अच्छा मुमताज ताजमहल बनने से पहले मर चुकी थी। हाँ ना, उसके हम्म, मरने की याद में तो बनाया है। और फिर अंदर हम्म, कब्र भी है, एक होता है ना कि एक होता है याद में, और एक होता है हम्म, याद के अंदर मजार है, हम्म, कब्र है। यानी तो ये कब्र के ऊपर मजार बना दिया, वो एक अलग चीज है। और ये पहले वो पॉसिबल एक, नहीं है। हाँ, ताजमहल बना के उसके अंदर बाद में कब्र बना दी गई मैं अलामती तो तौर पूछ पे। मैं मेरा लॉजिक ये है कि मुमताज कहीं और दफन है। हम्म, और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं वो कहते हैं कि जो ताजमहल के बिल्कुल सामने एक लाल किला है, एक तो दिल्ली वाला है, इधर भी एक लाल किला है, उसका अच्छा नाम जी। पता नहीं क्या है, वो जुनेद चला गया, उस किले हम्म, के अंदर दफन है। हम्म, हम्म, कब्र के ऊपर आप काम कैसे कर सकते हो? आज की मॉडर्न मशीनरी में के साथ भी बहुत मुश्किल है, जी ठीक बिल्कुल। है। हम्म, उस टाइम पे बहुत मुश्किल रहा होगा, मेरे हिसाब से वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 22 साल कहाँ थी मुमताज? हम्म, हम्म, और अगर उसको खोद के वापस उधर डाला गया है ताजमहल में, तो वो भी गलत है, तो फिर जी टूटना चाहिए, हम्म, ठीक है। मैं तो अभी 22 कमरों पे और नीचे मंदिर शिव पे जा ही नहीं रहा, हम्म, ठीक है। अब आते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके ऊपर, ठीक है। सर ये काम उतना आसान नहीं है जितना दिखता है, एक ताजमहल और कुतुब मीनार को हटाना या इनको हम्म, वापस रिक्लेम करना, क्योंकि कुतुब मीनार के तो प्रूफ मिले हुए हैं, उनके तो पड़े हुए हैं। कुतुब अच्छा मीनार पे जाए, उधर अरबी में खुद ही कुतुब मीनार पे, वो कुतुब मीनार के बराबर में जो मस्जिद है, हम्म, मस्जिद का नाम नहीं पता पर वो कुतुब मीनार के साथ ही है, उस मस्जिद के अंदर दीवार पे अरबी में लिखा हुआ है कि ये मस्जिद को बनाने में 27 मंदिर हमने तोड़े, अरबी में लिखा हुआ है। अच्छा तो हाँ, तो वो इतना ज्यादा कोई मसला नहीं है प्रूफ का। इंडिया में प्रूफ बहुत है, आपको अंग्रेजों के चाहिए, हम्म, आपको इंडिया के अपने चाहिए, हम्म, सब मिल जाएंगे आपको। हम्म, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब ये टेक्निकल मुश्किल क्यों है? पहली बात तो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। हम्म, अब आपको पहले तो इसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड से निकालना पड़ेगा, वहां से आप कैसे निकालोगे? हम्म, आप इसको प्रमोट नहीं करोगे, और हम्म, आप इसकी जो फुटफॉल होती है हर साल वो आप कम करोगे। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, 2014 में कितने लोग ताजमहल जाते थे और 2023 में कितने लोग ताजमहल गए हैं, आप उसका नंबर निकालें। हर साल लोगों की फुटफॉल कम होती गई है। अच्छा 2017 से जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है, यूपी टूरिज्म में क्या ताजमहल दिखाया गया है? हम्म, 2014 से जब से मोदी जी आए हैं और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, तो उनको क्या 2014 के बाद उनको ताजमहल दिया जाता है एज अ गिफ्ट? तो पहले तो आप ताजमहल की वैल्यू कम करो, फुटफॉल कम करो, जी वो तो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड से निकलेगा, हम्म, ठीक है। वो नेशनल हेरिटेज साइट से फिर उसको निकालना पड़ेगा डिप्लोमेटिक यूज करके। वहां हम्म, से जब इन दोनों जगहों से निकल जाएगा और इनकी जगह दूसरा इंडिया का आ जाएगा, कैलासा टेम्पल या कैलासा, मेरे हिसाब से तो कैलासा सबसे पुराना है, तो उसको आना चाहिए। ताजमहल है, आपको पहले उसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड से निकालना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक पावर यूज करके आपको उसको फिर इंटरनेशनल यूनेस्को वगैरह हेरिटेज साइट है वहां से निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, वो आप डिप्लोमेटिक पावर आएगी। जब ये दोनों काम हो जाएंगे, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या होगा?
नंबर 3 होगा कि इसको नेशनल हेरिटेज से भी निकालना पड़ेगा, जो इंडिया की नेशनल हेरिटेज है। उसकी वजह, इंडिया का जो नेशनल हेरिटेज है उसके इंडिया के कानून के हिसाब से किसी भी नेशनल हेरिटेज की साइड के कुछ किलोमीटर के दायरे में आप खुदाई नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते, ढमका नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको पहले वो निकालना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 होगा कि इसके ऊपर फिर डिबेट शुरू होगी और बातचीतें शुरू होंगी। स्टेप नंबर 5 होगा, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाएगा। फिर स्टेप नंबर 7 होगा, 6 या 7 जो भी मैंने नंबर भूल गया। उसके बाद कि उसको एएसआई की आपका सर्वे होगा, रिपोर्टें आएंगी, फिर जजमेंट आएगा, जजमेंट आने के बाद उसको खोला जाएगा, तोड़ा जाएगा या बनाया जाएगा, जो भी है। हर चीज प्रोसेस तरीके से होगी ताकि दुनिया में कोई बेवकूफी सवाल उठा पाए, कोई पढ़ा लिखा ना उठा पाए। तो उठाने वाले तो उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे वो। इसको काफी टाइम लग जाएगा, जिस जो आप प्रोसीजर बताया इसमें तो मेरे ख्याल में 10-15 साल लग जाए। 10 साल लग जाएंगे आराम से। लग जाए। जी ठीक पर हो उसका गया। काम शुरू हो गया ना, मैं लोगों को वही कह रहा हूँ। दिया कुमारी बीजेपी में कोई अभी से थोड़ी ना स्टार्टिंग से। 14 में क्यों नहीं बयान दिया, 18 में क्यों नहीं दिया, 19, 20 में क्यों नहीं दिया, 21 में क्यों नहीं दिया, 22 में क्यों दिया। ताजमहल के जो फुटफॉल है वो स्टार्टिंग से अभी तक की देख लें आप, 14 से लेके आप 2023 तक की देख लें। ठीक है, काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया है। तो वैसे देख भाई, और इस तरह के कौन कौन से मकामात ऐसे हैं कि जिनके नीचे मंदिर हैं और वो उनका भी नंबर आने वाला है? सर देखें, ऐसे तो वो बात है ना, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो फिर पूरी जिंदगी ये रिक्लेम करने में लग जाएंगे। 40,000 मंदिर हैं, ठीक है, अच्छा। जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, जो जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है, उन सबको तो रिक्लेम किया जाएगा। आप समझ लें ऐसी 18 से 20 है जो मेरे को पता है, शायद इससे थोड़ी ऊपर हो। 18-20 मेरे को पता है, क्या पता 20 से थोड़ी ज्यादा हो। जी जी। ठीक है, चलिए, इसके ऊपर दोबारा से हम एक वीडियो बना लेंगे। इन सब जो साइट्स हैं इनके बारे में डिटेल से फिर आपसे जान लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं कि जो मुस्तकबिल में जिनके बारे में जो है इस तरह का हो सकता है कि उनको एएसआई की रिपोर्ट उसके ऊपर बने, या जो है इसको अदालत के अंदर इनके बारे में जाया जाए, या इनको गिराकर दोबारा इनके ऊपर मंदिर तामीर किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच देवक भाई, आपका आपने बड़ी डिटेल से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।